नमस्कार साथियों, सर्व क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार क्लास। आज अपन चर्चा करेंगे भारत लोग और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो अगला चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। अगला चैप्टर अपना है 5वां, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन देखेंगे और चैप्टर का नाम है अपना खनिज व ऊर्जा संसाधन। किसकी चर्चा करने वाले हैं? खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो पार्ट को शुरू करें। क्या खनिज है, कौन कौन से खनिज कहां कहां वितरित है, कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अपन चर्चा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की अपन चर्चा करेंगे और क्या इनकी उपयोगिता है। ठीक है ना। तो अपने जीवन में इनके क्या रोल है, रोल ऑफ मिनरल्स इन आवर लाइफ, इसकी अब चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इम्तिहानों से होकर गुजरता है, इम्तिहानों से होकर गुजरता है। जो हारता नहीं हालातों से, जो हारता नहीं हालातों से, वही जीत का हकदार बनता है, वही जीत का हकदार बनता है। शुभम श्रीवास्तव की ये पंक्तियां मुझे काफी ज्यादा प्रभावित करती है कि इम्तिहानों से जीत का रास्ता निकलता है। बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सच्ची बात है। तो देखते हैं क्या है आज के चैप्टर में, खनिज व ऊर्जा संसाधन। सभी साथी, जिन साथियों ने अब तक क्लास को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। पहला बिंदु, इस लेसन से कौन सा प्रश्न बनता है वो आपके समक्ष आ चुका है। सभी साथी, सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है, उसका यूट्यूब चैनल भी है, अपना एप्लीकेशन भी है, उसको सब्सक्राइब भी कर लें और डाउनलोड भी कर लें, ठीक है ना, ताकि यहां संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। पहला प्रश्न है कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं ये पूछ लिया जाए तो बेसिकली अपन क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि जमीन के अंदर जो भी पदार्थ है जिसको अपन खोद के निकालते हैं उसको खनिज कहते हैं। लेकिन ये बात छोटी क्लास की हो जाती है, थोड़े से बड़े स्तर पे जाते हैं तो इसकी डिफाइन है, इसको अलग तरीके से अपने डिफाइन करने की आवश्यकता हो जाएगी। वो है खनिज किसे कहेंगे, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक है, उसका निश्चित रासायनिक संरचना उसकी होती है और भौतिक गुण धर्म निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण धर्म, ये गुण धर्म है। निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक, या तो उसमें कार्बन की मात्रा है या फिर कार्बन की मात्रा नहीं है। जैसे कोयला कार्बनिक है, अब हम चर्चा आगे भी करेंगे, कोयला कार्बनिक है लेकिन अभ्र कार्बनिक नहीं है, लोहा कार्बनिक नहीं है। तो कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो खनिज को कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन अपन इस प्रकार से लिखेंगे कि खनिज क्या है? वे पदार्थ है ना, वे निश्चित रासायनिक, वे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक जिनकी संरचना होती है, निश्चित भौतिक उनका गुण धर्म होता है, वो कार्बनिक हो सकते हैं या वो अकार्बनिक हो सकते हैं। इस तरह के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है? रासायनिक व भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिज के कितने प्रकार, अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स पूछ लिए है ना, अकॉर्डिंग कैसे पूछा है? उसका रासायनिक और भौतिक गुण धर्म, यानी उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर, उनकी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर उनके टाइप पूछ लिए। तो टाइप कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से साथियों? धात्विक खनिज, मेटेलिक हो गए, यानी जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, ये धात्विक खनिज है जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। और दूसरा नॉन मेटेलिक हो गए, अधात्विक खनिज, जैसे कि नमक हो गए, ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, इनके अंदर धातु नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता है ना, आदि खनिज धात्विक है, और नमक, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि अधात्विक खनिज है, इनमें धातु नहीं पाया जाता है। यहां से यदि प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां से बनता है मेरे दोस्तों, किस प्रकार का प्रश्न बनता है?
कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो। यदि अपन जी जान से मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? अब धात्विक के टाइप पूछ लिए, टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जो है उनका प्रकार पूछ लिए, तो कितने प्रकार है? 2 टाइप्स, 2 प्रकार के हो गए। कौन से? धात्विक। कौन कौन से? पहला प्रकार इसका है लोहा खनिज, है ना, जिसमें आयरन पाया जाता है। तो लोहा खनिज में लोहा, निकल और मैग्नीज होते हैं। मैग्नीज का उपयोग लोहे से इस्पात बनाने में भी होता है। तो लोहा, निकल और मैग्नीज। निकल सबसे भारी धातु माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में केंद्र इसी का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एलोह खनिज, जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, आयरन नहीं होता, यथा तांबा, चांदी, सोना, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य धात्विक 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से? एक तो लोह, एक एलोह। लोह जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, एलोह जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, यथा तांबा, चांदी, सोना, लोहे की मात्रा पाई जाती है, यथा लोहा, निकल, मैग्नीज, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यदि उदाहरण सहित लिख दें तो इजीली हम समझ पाएंगे कि वास्तव में अगला एग्जामिनर भी समझ पाएगा वास्तव में जो परीक्षार्थी है उसको इस चीज का वास्तविक नॉलेज है ना। इस बात को आंक लेगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा, बिल्कुल देगा यदि आपने अच्छा किया है तो। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहां से बनता है कि ईंधन खनिज किसे कहते हैं? अब नाम ही ईंधन आ गया है ना, तो उपयोग क्या है? ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज, जिनको जला के हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वैसे खनिज। तो ये कौन से हो गए? वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उनको ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। यदि इसमें यहां ऊर्जा खनिज आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है। जैसे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और खनिज तेल, ठीक है ना, जैसे कि पेट्रोलियम आदि और कोयला, ये ऐसे खनिज है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा और भी है जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम ये भी एक प्रकार का ऊर्जा खनिज ही है, इससे भी ऊर्जा मिलती है। थोरियम ये आणविक खनिज कहलाते हैं वैसे तो, लेकिन इनसे अपार ऊर्जा मिलती है, इसलिए भी मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में इनका उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बनता है साथियों, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अब धात्विक और अधात्विक, तो अधात्विक खनिजों के कितने प्रकार है ना। नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है उनके कितने टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन मेटेरिकल मिनरल्स जो है उनके कितने प्रकार है? तो 2 टाइप। कितने हो गए? 2 टाइप। 2 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नॉन मेटेरिकल मिनरल्स जो है उनके कितने टाइप है? 2 टाइप, यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। तो पहला टाइप है कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना, कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तथा कोयला, प्राकृतिक गैस। और अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे चूना पत्थर और ग्रेफाइट, अवरक आदि में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, आदि आदि, ठीक है। लिख दोगे आराम से, क्यों नहीं लिख दोगे, इजी है, कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी ना है। लैब असिस्टेंट में भी काम आएंगे ये, लैब जो असिस्टेंट वैकेंसी है उसका भी यही सिलेबस है पूरा पूरा 12वीं क्लास और 11वीं क्लास की संपूर्ण ज्योग्राफी है। मेरे साथी जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करें ना वो सारी क्लास देख ले, बहुत सुंदर अवसर है आपके समक्ष। अगला प्रश्न है कि खनिजों की विशेषता बताओ। अब खनिजों की विशेषता यानी खनिज जो होते हैं उनकी क्वालिटी कौन कौन सी होती है, क्या विशेषता होती है, उनके गुण क्या क्या है। तो पहली विशेषता है कि ये सभी जगह असमान रूप से बंटे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है उसकी संरचना जो है मुख्य रूप से विभिन्न परतों वाली है। और हम देखते हैं कि जब स्वेस का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं पृथ्वी के अंदर है, तो स्वेस कहता है उसके केंद्र जो है वो बाहरी तत्वों से बना हुआ है, जिसको निफे नाम दिया, निकिल और फेरियम। उसका दूसरा भाग जो है उसको सीमा नाम दिया, सिलिका और मैग्नीशियम। इसका ऊपरी भाग जो है उसको उसने सियाल नाम दिया, सिलिका और एल्यूमिनियम। इस प्रकार से उसने कहा है कि पृथ्वी की जो परतें हैं भिन्न भिन्न प्रकार से बनी हुई है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का जो धरातल है उसमें पदार्थों का वितरण असमान है। इसके पीछे कारण है कि पृथ्वी की उत्पत्ति
पृथ्वी परतों का विकास, इसको विभेदन कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार से जो सेलें हैं, किस प्रकार की सेलें कहां बनी है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें किन तत्वों का जमाव अधिक हुआ है, अर्थात उसके अंदर की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बेस पे खनिजों का वितरण पाया जाता है। तो ये सभी जगह समान रूप से वितरित है, बिल्कुल सही है। दूसरी विशेषता, इनकी मात्रा व गुणों में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। इसका मतलब गुणों में और इसकी मात्रा में प्रतिलोमी संबंध का मतलब समझ गए क्या, कि जो ज्यादा चीज है वो कम, जो अच्छी क्वालिटी की है कम, जो निम्न क्वालिटी की है ज्यादा, है ना। ये सही भी बात है, समाज में कम ही लोग मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, है ना। और आगे समझ गए होंगे आप। तो जैसे उत्तम खनिज कम मात्रा में, निम्न खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि इनकी मात्रा सीमित है, निर्माण में अधिक समय लगता है। तो आवश्यकता है कि सीमित संसाधन की, जो भी खनिज इनकी मात्रा सीमित है, निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो हमें उन खनिजों को मितव्ययी ढंग से उपयोग में लेना चाहिए, ताकि हम अपना उपयोग कर सकें, अपना विकास कर सकें, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी खनिज जो है वो छोड़ सके, ठीक है ना, ताकि भावी पीढ़ियां भी अपना जीवन का आधार खनिजों को बना ले और उनका उपयोग वो अपने जीवन में कर ले, इस बात का। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसका यह हो जाता है कि यदि हम मितव्ययी ढंग से खनिजों का उपयोग करेंगे और इनकी मात्रा को प्रॉपर बनाए रखेंगे, तो प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहेगा, यदि हमने सही ढंग से इनका उपयोग किया मेरे साथियों, ठीक है ना। अगला देख लो, अगला प्रश्न क्या बनता है यहां से, भारत में धात्विक खनिज किन सेलों में पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज जो है मुख्य रूप से उनकी सेलें पूछ ले कि किन सेलों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों में, तो प्राचीन क्रिस्टलीय सेलें जो पाई जाती है उनमें धात्विक खनिज है, उनके निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर लिया ना हमने। तो वहां मुख्य रूप से धात्विक खनिज जो है अधिक पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सेलों में, क्रिस्टलीय सेलों में, यानी रवेदार सेलें जो काफी प्राचीन है, प्राचीन समय में लावा के जमने से जिनका निर्माण हुआ है, उन सेलों के अंदर। अगला प्रश्न क्या बनता है मेरे दोस्तों, है ना। अगला बनता है, भारत में कोयला किन नदियों की घाटियों में पाया जाता है। अब कोयला भारत के अंदर विभिन्न नदी घाटियों में मिलता है, तो मुख्य रूप से कोयला कहां कहां और किन नदी घाटियों में मिलता है। तो मेहनत कठिन कीजिए मेरे दोस्तों, प्रयास अच्छा कीजिए मेरे दोस्तों, तब जिंदगी में सफल हो पाओगे। ये तय कर लें कि नाव जल में छोड़ दी, समुद्र में मोड़ दी, नाव जल में छोड़ दी, समुद्र में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। यदि अपने तय कर लिया है कि अपनी जिंदगी में सफल होना है, तो समस्याओं से क्या डरना। अगला है, भारत में कोयला किन नदियों की घाटी में पाया जाता है। तो भारत में कोयला 97% यानी 97% भाग दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, है ना, और महानदी गोदावरी। तो ये चार नदियां, महानदी, गोदावरी, दामोदर और सोन, इन नदी घाटियों में 97% कोयले के भंडार भारत के पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में यदि अपन चलते हैं तो मुख्य रूप से यहां पर देखेंगे दामोदर, ठीक है, इसके अलावा सोन, यहां से महानदी और यहां से गोदावरी। ये नदियां हैं मुख्य रूप से। तो इन भागों में ही कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो याद रहे यही भाग, कौन कौन से जिले आगे, राज्य आगे अपना, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, है ना। इन्हीं भागों में मुख्य रूप से कोयले के निक्षेप नदियों की घाटियों में है। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रमुख खनिज पेटियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख खनिज पेटी भारत के अंदर मुख्य रूप से अपन देखते हैं, तो भारत की प्रमुख खनिज पेटियां निम्न है। पहला है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश,
उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। ये कौन कहां पे ये फैला हुआ है? तो ये छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में ये फैली हुई है। यहाँ लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट के निक्षेप व अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो क्या क्या मिलता है इस पेटी के अंदर? कोयला मिल जाता है, लोहा अयस्क मिल जाता है, बॉक्साइट मिल जाता है और अभ्रक मिल जाता है। ठीक है ना, ये खनिज यहाँ पे प्रमुखता से पाए जाते हैं। दूसरी खनिज पेटी है दक्षिण पश्चिमी पठार। अब दक्षिण पश्चिमी पठार मुख्य रूप से इस पेटी के अंदर कर्नाटक, गोवा, ठीक है, और संस्पर्शित तमिलनाडु और केरल स्टेट आते हैं, जहां मुख्य रूप से पेटी फैली हुई है। साथियों, इस पेटी के अंदर मैग्नीज मिलता है, चूना पत्थर मिलता है और लोहा अयस्क मिलता है भरपूर मात्रा में। यहाँ का जो लोहा है मुख्य रूप से गोवा के मार्मागाओ पतन द्वारा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तीसरी पट्टी मिलती है उत्तर पश्चिमी पट्टी। उत्तर पश्चिमी इस पट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात के भागों में फैला हुआ है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक है ये पट्टी। इस पट्टी में तांबा मिलता है, जिंक मिलता है ना, आदि प्रमुख खनिज है। इसके अलावा इस पट्टी में बलुआ पत्थर भी मिलता है, संगमरमर भी मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है। संगमरमर के लिए अपना नागौर का मकराना कुचामन डीडवाना जिले का मकराना जो क्षेत्र है वो काफी प्रसिद्ध भी है संगमरमर के लिए। ठीक है ना, तो ये तीन पेटियां मुख्य रूप से भारत के अंदर खनिज पेटियां पाई जाती है। चलो अपन अब देख लेते हैं कि प्रमुख जो खनिज पेटियां है वो किन किन भागों में फैली हुई है। थोड़ा सा इनका डायग्राम देख लेते हैं। ये भारत का आपके समक्ष मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र के अंदर भारत के मानचित्र के अंदर मुख्य रूप से तीन जो खनिज पेटियां अपनी पाई जाती है उनकी बारी बारी से अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए कौन सा भाग जहां पे ये खनिज पेटियां मुख्य रूप से फैली हुई है। तो अभी देखा था अपन ने ये वाला मुख्य रूप से भाग, जिसमें कौन सा था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना, ये वाला भाग। एक तो ये भाग हो गया पहला भाग जो है, जिसमें मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं, है ना, उसकी ये पेटी कौन सी है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, सॉरी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, दूसरी हो गई अपनी दक्षिण पश्चिम और एक हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश जो पहला है, बारी बारी से इसको अपन मानचित्र के अंदर देखते हैं। एक तो उत्तर पूर्वी होगी, एक दक्षिण पश्चिम होगी, और एक उत्तर पश्चिमी होगी। तीन पेटियां मुख्य रूप से है। पहली पेटी ये वहां पे मुख्य रूप से देखने को मिलती है जहां पे खनिजों की प्रधानता है। या क्या क्या मिलता, कौन कौन से स्टेट है, जैसे पश्चिम बंगाल आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला झारखंड आ गया, ये वाला छत्तीसगढ़ आ गया। याद रखिएगा मानचित्र में कौन सा कहां पे, ये वाला ओडिशा आ गया, और कुछ भाग इसका ये आंध्र प्रदेश का आ गया। छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश यहीं पे है। तो मुख्य रूप से ये यहाँ पे स्टेट आए हैं, झारखंड ये वाला, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग। इस भाग में मुख्य रूप से खनिज कौन कौन से मिलते हैं, तो इस पेटी की अपन चर्चा करें तो यहां खनिज मिलता है लोहा, यह अपन ने देखा ही है, कोयला, लोहा, कोयला, मैग्नीज। ठीक है, लोहा, कोयला, मैग्नीज इस भाग में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। दूसरी जो पेटी यहां मिलती है
यह पेटी मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है? इस भाग में। कुछ भाग तमिलनाडु, कुछ केरल का, कर्नाटका का भाग मुख्य रूप से इस भाग में है। ठीक है ना। तो दक्षिणी पश्चिमी पेटी मुख्य रूप से है। अब ये 2 नंबर की पेटी है। इसके अंदर अपन देखते हैं प्रमुख स्टेट। तो ये तो हो गया अपना कर्नाटका, और ये छोटा सा स्टेट गोवा, भारत का सबसे छोटा। ये आ गया संस्पर्शी केरल, और ये आ गया संस्पर्शी तमिलनाडु। तो मुख्य रूप से 4 स्टेट हो गए, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस भाग में मुख्य रूप से यह कौन सी पेटी है? दक्षिण पश्चिम पेटी है। यहां पर भी मुख्य रूप से जो खनिज मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं इस भाग के अंदर? तो इस भाग के प्रमुख खनिज है, यहां लोहा भी मिलता है इस भाग के अंदर, और इसके अलावा मैंगनीज भी मिलता है। ठीक है। और ये प्रमुख खनिज इस भाग में पाए जाते हैं। और चुन्ना पत्थर भी मिलता है, लाइमस्टोन भी यहाँ पे है, चुन्ना पत्थर भी है। ठीक है। तीसरी पट्टी जो मुख्य रूप से पाई जाती है साथियों, वो तीसरी पेटी कौन सी किस भाग में है? तो वो तीसरी पेटी यहां पे है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला ये क्षेत्र है ना, ये वाला भाग। ये तीसरे प्रकार की खनिज पेटी है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम खनिज पेटी। ठीक है। और इसके अंदर प्रमुख स्टेट आप देख लीजिए, कौन सा स्टेट है? तो ये हो गया अपना राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र का कुछ भाग भी इसमें है ना, और कुछ भाग ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट। अब यहां मुख्य रूप से खनिज कौन कौन से मिलते हैं इस पट्टी के अंदर? तो यहां जो खनिज मिलते हैं वो कौन कौन से है? यहां इस भाग में मिलता है चुन्ना पत्थर, संगमरमर। ठीक है ना। यहां प्रमुखता से मिलता है चुन्ना पत्थर, मिलता है संगमरमर, मिलता है इस भाग में। अभ्रक भी मिलता है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना। इस भाग में मुख्य रूप से ये खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो लोहा, कोयला, मैंगनीज इस भाग के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से तांबे के निक्षेप भी मिलते हैं, जैसे अपने खेतड़ी तांबा भी मिलता है, जैसे खेतड़ी कॉपर। मुख्य रूप से सिंघाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसमें तांबे, और मध्य प्रदेश में बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहां तांबे के निक्षेप। विस्तार से अपन चर्चा करेंगे कि किस भाग में कौन से खनिजों की प्रमुखता है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। पहला प्रदेश उत्तर पूर्व खनिज पेटी, दूसरी दक्षिण पश्चिमी खनिज पेटी, तीसरी उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी। अब एक खनिज पेटी और है जिसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, उसको बोलते हैं साथियों हिमालयन खनिज पेटी। इस भाग में जो हिमालय वाला भाग है, इस भाग में ये चौथे प्रकार की है हिमालयन खनिज पेटी। तो ये मुख्य रूप से हिमालय के जो जम्मू कश्मीर हो गया अपना, है ना, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन भागों में अंदर ये मुख्य रूप से खनिज पेटी पाई जाती है ना। तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से लोहे भी मिलता है और कुछ अन्य खनिज भी यहाँ पे मिलते हैं। तो चर्चा करेंगे उनकी भी बारी बारी से। समझ में आया? कैसा लगा? नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताइए। अगला प्रश्न है आपके समक्ष मेरे साथियों, क्या है कि हिमालय पट्टी में कौन से खनिज पाए जाते हैं? आ गया यही प्रश्न अभी मैं कह रहा था। तो हिमालय पट्टी में तांबा भी मिलता है, सीसा भी मिलता है, जस्ता भी मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है ना, रंग रत्न पाया
जाता है मुख्य रूप से। तो तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंगरत्न। अगला प्रश्न यहां से क्या आया है कि अब लोहा, अयस्क, आयरन ओर जो है, आयरन ओर की कौन से प्रकार के कौन कौन से प्रकार भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो आयरन ओर की दो किस्म भारत में मिलती है, यानी लोहा अयस्क की कौन कौन सी, एक का नाम तो है हेमेटाइट, एक का नाम है मैग्नेटाइट। तो दो प्रकार के, दो टाइप के आयरन ओर यहाँ मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये उत्तम क्वालिटी का कोयला है हेमेटाइट, मुख्य रूप से जिसमें कोयले की मात्रा इस अयस्क में 60 से 70% तक होती है। सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला, सॉरी लोहा है ये, कोयला माफ कीजिएगा, सबसे टॉप क्वालिटी का लोहा है जिसके अंदर 60 से 70% की लोहे की मात्रा इसमें पाई जाती है, इस आयरन ओर में, इस अयस्क में। अयस्क जानते हो क्या होता है? अयस्क होता है कि खनिज को अपन धरातल से जिस रूप में निकालते हैं उस रूप को अयस्क कहा जाता है। उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिली होती है, ठीक है ना। तो अयस्क, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, अयस्क किसे कहते हैं। तो खनिज का धरातल से निकाला गया वास्तविक रूप, जो वास्तविक जिस रूप में निकालते हैं, जो भी निकलता है ना, वो अयस्क कहलाता है। उसमें जो अशुद्धियां मिली होती है वो सारी इसमें मिली होती है। जैसे आयरन और एक अयस्क, लोहा अयस्क एक अयस्क है, उसको झोंका भट्टी में मैग्नीज के साथ में, चुना पत्थर के साथ में गलाया जाता है और गला करके लोहे को अलग करते हैं और उसकी अशुद्धियां अलग करते हैं। फिर लोहा जो बनता है वो ढलवा लोहा या कच्चा लोहा उसको कहते हैं। फिर उसमें मैग्नीज मिला करके उससे से क्या बनाते हैं? लोहा इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। इस प्रकार से लोहा जो है जब प्रारंभिक रूप में होता है तब वो क्या कहलाता है? लोहा अयस्क, आयरन ओर कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि भारत में लोहा अयस्क के भंडार किन किन जिलों में। अब जिले पूछ लिए, तो आरक्षित का भारत में लोहा अयस्क के भंडार किन राज्यों में, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां राज्यों में। तो भारत में है लोहा अयस्क के भंडार किन राज्यों में, क्योंकि राजस्थान की बात तो अपन कर नहीं रहे, अपन तो संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, है ना। तो भारत की बात करें तो अपन विभिन्न स्टेट जो है उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, आरक्षित भंडार का 95% यानी 97% जो है, 95% जो है वो भाग ओडिशा स्टेट, झारखंड स्टेट, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। तो तीनों पेटियों में, मुख्य रूप से दोनों पेटियों में, है ना, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों पेटियों में लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। स्टेट आगे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। इन स्टेटों में मुख्य रूप से यह मिलता है, क्या मिलता है? लोहा अयस्क। फिर पूछा गया है कि ओडिशा में लोहा अयस्क कहां कहां मिलता है। अब ओडिशा के अंदर किन भागों में लोहा अयस्क मिलता है? तो ओडिशा के अंदर यहाँ सुंदरगढ़ का, यहाँ का मुख्य डिस्ट्रिक्ट, है ना, यहाँ के जिले सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, झार है ना। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में लोहे के भंडार पाए जाते हैं। कई बार पूछ लिया है, जैसे ये प्रश्न है कि यहाँ के प्रमुख खान गुरु महिषानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, ठीक है। तो ये मयूरभंज जिले में है। इसके अलावा किरुबुरु केंदुझर में है, बोनाई सुंदरगढ़ में है। तो यहां से प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि गुरु महिषाणी और सुलायपत का संबंध किस राज्य से है, तब आपको ओडिशा में चले जाना। बादाम पहाड़ का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा में चले जाना है, ठीक है। मयूरभंज, किरुबिरु खान, केंदुझर है, बोनाई जो है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको ओडिशा में चले जाना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लें किन किन स्टेटों में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। तो अभी जिन स्टेटों के नाम आए हैं वो देख लो कौन कौन से है। ओडिशा में गए अपन, झारखंड में गए, उसका पड़ोसी, छत्तीसगढ़ आ गया, कर्नाटक आ गया, गोवा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया और तमिलनाडु। अब देखो अब ये स्टेट कौन कौन से हैं उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं। मैं प्रत्येक स्टेट को आपको कलर दिखा देता हूं, देखो।
ये देखो, अब प्रत्येक स्टेट का मैं कलर दिखा देता हूं भाई, कहाँ कहाँ मुख्य रूप से लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो पहला स्टेट ये आ गया अपने पास में झारखंड, जहां लोहे के निक्षेप है, याद भी रह जाएगा आपको। ये आ गया अपना कौन सा स्टेट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ याद रख लीजिएगा। ये कौन सा आ गया, ओडिशा, जहां सर्वाधिक उत्पन्न होता है बॉक्साइट का। ये आ गया कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये आ गया अपना तमिलनाडु, ये आ गया अपना कर्नाटक, मानचित्र भी याद हो जाएगा। और ये सबसे छोटा स्टेट गोवा। तो ये प्रमुख ऐसे स्टेट है जहां पे लो एस्क मिलता है। कहां कहां, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के प्रमुख लोह इस्पात कारखाने, जितने भी लोह इस्पात कारखाने हैं, सर्वाधिक मात्रा में इसी भाग में है। पहला जमशेदपुर के अंदर जमशेद टाटा ने जो सांगची गांव में कारखाना लगाया था, इसी भाग में। पूछ लेते हैं कई बार कि इसी भाग में ये कारखाने क्यों लगाते हैं, तो इसका उत्तर यह हो जाता है कि इस भाग में लोह एस्क मिलता है, कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और सोनदी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, है ना, इन नदियों का शुद्ध पानी मिल जाता है। साथ साथ में कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहां पे रेलवे लाइन, कोलकाता से मुख्य रूप से मुंबई को जोड़ने वाली रेलवे लाइन है ना, वो इसके आसपास में मिल जाती है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जिसके कारण सर्वाधिक लोहा इस्पात के कारखाने इसी भाग में स्थापित होते हैं। तो भारत में लोहा कहां कहां निकलता है, तो लोहे के निक्षेप वाले क्षेत्र अपन ने देखे तो हो गया झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। ये स्टेट है जहां पर लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक लोहे का कंप्लीट कर लेते हैं अपन। फिर पूछा था एक प्रश्न कि ओडिशा के अंदर कौन कौन से भाग हैं, जो जैसे सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार की पहाड़ियां मुख्य रूप से ओडिशा की है। तो ओडिशा स्टेट ये है ही, इसके अंदर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, जैसे बादाम पहाड़ पूछ लिया है ना, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये बादाम पहाड़ यहाँ पे है। वैसे तो इतना गहराई से पूछते नहीं, जगह ही पूछते हैं, तो कौन सा भाग कहाँ पे, तो इनको ध्यान रखिएगा। फिर अलग अलग राज्य का भी अपन बता देंगे विस्तार से। अगला प्रश्न देखो, नोआमंडी गुआ लोह खाने किस जिले में है, तो नोआमंडी और गुआ खाने मुख्य रूप से झारखंड के अंदर, सिंहभूमि जिले के अंदर। किस स्टेट में है, झारखंड के अंदर। अब झारखंड की बात करते हैं तो ये है अपना झारखंड स्टेट, और इस स्टेट के अंदर ये झारखंड है, और इसके अंदर कौन सी दो खाने हैं, ये तो झारखंड हो गया, याद रखिएगा। तो यहां की प्रमुख खाने कौन कौन सी है, तो नोआमंडी पूछ ले, और एक गोवा। तो गोवा व नोआमंडी खाने मुख्य रूप से कैसे स्टेट में है, तो झारखंड में। याद रखिए नोआमंडी और गोवा ये झारखंड स्टेट है ना। तो मानचित्र आप ये जरूर याद कर लेना। फिर है 15वां प्रश्न, डल्ली और राजहरा खान का संबंध किस खनिज से है, तो डल्ली और राजहरा खान का संबंध लोह एस्क से है। किससे है, लोह एस्क से। फिर कर्नाटक में लोह एस्क कहां कहां पाया जाता है, तो कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु, है ना। तो बल्लारी, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, शिवमोगा और चित्रदुर्ग ये प्रमुख ऐसे जिले हैं कर्नाटक के जहां पे लोह एस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये हो गया कर्नाटक अपना, है ना, ये अपना कर्नाटक स्टेट हो गया।
ठीक है। इस कर्नाटक के अंदर मुख्य रूप से याद रखिएगा शिवमोगा हो गया, तुमकुरु हो गया, और कौन कौन से हो गए नाम, शिवमोगा, तुमकुरु, चिकमंगलुरु हो गया, बल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, है ना। चिकमंगलुरु हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, और बल्लारी हो। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से ये कहां पे सभी के सभी कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के अंदर मुख्य रूप से एक क्षेत्र है। तो स्थान विशेष पूछ लिया जाता है कभी कभार कि बताइए कि कर्नाटक में, या बताइए तुमकुरु किसी राज्य में है, तो कर्नाटक में किसके लिए प्रसिद्ध है, लोएस के लिए। बल्लारी कहाँ है, कर्नाटक में, किसके लिए प्रसिद्ध है, लोएस के लिए। इस प्रकार से आपको चित्रदुर्ग है, चिकमंगलुरु, बल्लारी, तुमकुरु, शिवमोगा है, इसका पता होना जरूरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर लोएस्क जो है किन जिलों में है, यह प्रश्न पूछ लिया। तो उत्तर क्या है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, 3 जिले हैं, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। तो चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी किसका, जिन जिलों का संबंध कहां से, तो महाराष्ट्र से। फिर अगला पूछ ले तेलंगाना में किन जिलों में लोएस्क मिलता है। तो तेलंगाना के अंदर लोएस्क कहां मिलता है, तो करीमनगर और वारंगल 2 जिले हैं। तेलंगाना के 2 जिले हैं, करीमनगर और वारंगल का संबंध तेलंगाना से। नया स्टेट बना था, आपको पता ही है, आंध्रा से लग करके। फिर आंध्र प्रदेश के प्रमुख और तमिलनाडु के लोह इस्पात क्षेत्र कौन कौन से है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर। कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश के है, और तमिलनाडु का सेलम और नीलगिरी। ठीक है, ये है। तो आंध्र प्रदेश कौन सा है, तो ये देख लेते हैं। ये तो हो गया आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा, और ये हो गया तमिलनाडु। तो यहां मुख्य रूप से कौन कौन से, तो ये तो हो गया आंध्रा, और ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है ना। तो यहां पे तो हो गया नीलगिरी, और सेलम प्रमुख कारखाना भी यहां होगा, सेलम, सलेम भी लिखा आता है, और एक नीलगिरी। यहां पे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लोएस्क प्राप्त होता है तमिलनाडु के अंदर, सेलम और नीलगिरी। ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से आ गए, अभी आंध्र प्रदेश की अपन चर्चा कर रहे थे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर आ गए कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर है क्या, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के आगे कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर, ये आंध्र प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन से आगे, कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर। ठीक है, कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर। तो ये मुख्य रूप से 3 जिले कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के, जहां पे क्या मिलता है, लोएस्क मिलता है। तो याद रख लीजिएगा, और बढ़िया तरीके से यदि आपने याद रख लिया तो अवश्य आपको इसमें लाभ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है मैग्नीज, जिसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना, मैग्नीज चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है ना। और अपना एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पे, तो अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, लॉगिन हो जाए मोबाइल नंबर के साथ, ताकि संपूर्ण सिलेबस और मॉडल पेपर है, प्रायोगिक फाइल कैसे बनाए, वो सारा मैटर इसमें डाल रखा है। तो अवश्य आपको यहाँ से लाभ होगा। तो जरूर जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ में
क्लास को विराम देते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इम्तिहानों से होकर गुजरता है। जो हारता नहीं हालातों से वो जीत का हकदार बनता है। जो हारता नहीं हालातों से वो जीत का हकदार बनता है। तो जीत अपनी अवश्य होगी। कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। धन्यवाद।